नमस्ते दोस्तों। आज हम एक सुपर इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं, हमारा एनवायरनमेंट। इस वीडियो से आपको पता चलेगा कि हमारे आसपास जो दुनिया है, पेड़ पौधे, जानवर, पानी, हवा, सब एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एनवायरनमेंट का क्या मतलब है? सबसे पहले एनवायरनमेंट सुन के हमें क्या समझ आता है? यह है हमारे आसपास की सारी चीज़ें, हवा, पानी, ज़मीन, पेड़, पौधे, जानवर और हम खुद। हर चीज़ एक दूसरे को सीधे सीधे या इनडायरेक्टली प्रभाव डालती है। जब कोई पोल्यूशन फैलाता है तो वो हमें और बाकी सबको अफेक्ट करता है। जब एक जगह में पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स साथ साथ रहते हैं, तब वे केवल एक दूसरे को ही नहीं बल्कि वहाँ पर मौजूद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जैसे हवा, पानी व मिट्टी को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसे इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए इसे एक उदाहरण की मदद से समझते हैं। एक बगीचे में पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, मिट्टी, पानी सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अगर किसी वजह से गार्डन को कम पानी मिले तो कई सारे पौधे मर जाएंगे। जो मधुमक्खियां उन पौधों के फूल से मधु लेती थी, वो आना बंद कर देंगी। इससे फूलों का पॉलिनेशन नहीं होगा, वो फल नहीं देगी। जो पंछी उस फल को खाते थे, उनको कम खाना मिलेगा। कुछ फल नीचे गिरकर सड़कर मिट्टी को पोषण देते थे, ऐसा अब नहीं होगा। और मिट्टी में कम पोषण होगा तो और पौधे मर जाएंगे। हर चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है और एक दूसरे को प्रभावित करती है। ये बगीचा एक इकोसिस्टम है। एक तालाब और एक एक्वेरियम भी इकोसिस्टम के उदाहरण है। चलिए अब जानते हैं कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। एक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। पेड़ पौधे सूरज की एनर्जी से फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाते हैं, जिसे वे स्टार्च में बदल देते हैं। इसलिए उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। कंज्यूमर्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये जीने के लिए पौधों या दूसरे जानवरों पर निर्भर होते हैं। कंज्यूमर्स तीन तरह के होते हैं। हर्बीवोर्स सिर्फ पौधों का भोजन करते हैं। ये घास, पत्ते, फल या बीज खाते हैं। उदाहरण के लिए गाय, बकरी, हिरन। कार्निवोर्स उन जानवरों को कहते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार करके उन्हें खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता। ओमनिवर्स दोनों तरह का भोजन करते हैं, पौधे भी और जानवर भी, जैसे कि इंसान, कौवा, भालू। बैक्टीरिया और फंगाई जैसे जीव डिकम्पोजर्स हैं। ये मरे हुए पेड़ पौधे या जानवर और उनके वेस्ट को छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ देते हैं। इनके बिना पूरी दुनिया कचरे से भर जाएगी। ये सॉइल को न्यूट्रिएंट्स वापस देते हैं, जिससे प्लांट्स फिर उन्हें यूज कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फूड चेन्स और फूड वेब्स क्या होते हैं। फूड चेन एक डायग्राम है जो इकोसिस्टम के अंदर अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का फीडिंग रिलेशनशिप दिखाता है। यानी ये बताता है कि कौन किसे खाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस फूड चेन से हमें पता चलता है कि टिड्डा घास खाता है, मेंढक टिड्डे को खाता है और सांप मेंढक को। इस बात पर ध्यान देना है कि एरो की दिशा हमें ये दिखाती है कि एनर्जी किस तरफ फ्लो हो रही है। घास की एनर्जी टिड्डे में जा रही है, टिड्डे की एनर्जी मेंढक में और मेंढक की एनर्जी सांप में। फूड चेन की इस श्रृंखला में हर पड़ाव को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। इस फूड चेन में घास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा प्रोड्यूसर होते हैं जो अपना खाना सूरज की एनर्जी से बनाते हैं। ग्रास हॉपर या टिड्डा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर है। क्योंकि ये प्रोड्यूसर को खाता है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। मेंढक थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर है और इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है। सांप सबसे ऊपर फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर है, क्योंकि यह सेकेंडरी कंज्यूमर को खाता है। यह एक टर्शरी कंज्यूमर है। जब हम एक से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं तो एनर्जी काफ़ी लॉस हो जाती है। इसलिए ज़्यादातर 3-4 स्टेप्स के बाद चेन ख़त्म हो जाती है। पौधे जब सन की एनर्जी को ग्लूकोज में बदलते हैं, उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही आगे कंज्यूमर्स को मिल पाता है।
हर ट्रॉपिक लेवल पर काफ़ी एनर्जी खो जाती है क्योंकि जीव चलने फिरने या अन्य शारीरिक क्रियाओं के लिए, जैसे कि नए सेल बनाने के लिए एनर्जी खर्च करते हैं। काफ़ी एनर्जी हीट के रूप में भी खो जाती है। इस कंसेप्ट को बोलते हैं 10% लॉ। मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से अगले ट्रॉफिक लेवल तक सिर्फ लगभग 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है, बाकी खो जाती है। असल में एक इकोसिस्टम में एक ही जीव एक से ज़्यादा फूड चेन्स में शामिल होता है, क्योंकि एक छोटा इंसेक्ट कई जानवरों का खाना बन सकता है। ये फूड चेन्स आपस में जुड़ी होती हैं। इन्हें हम फूड वेब कहते हैं। जैसा कि इस फूड वेब में देख सकते हैं कि ग्रास हॉपर को सिर्फ मेंढक ही नहीं, ब्लू बर्ड्स भी खाते हैं। अगर ग्रास हॉपर की संख्या कम होती है तो उसका प्रभाव मेंढक और ब्लू बर्ड्स की संख्या पर पड़ेगा, और उन जीवों की संख्या भी कम हो सकती है जो ब्लू बर्ड्स और मेंढक को खाते हैं। क्योंकि हम एनवायरनमेंट या पर्यावरण की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण पर इंसानी प्रभाव का भी जिक्र करना ज़रूरी है। हम इंसान कई तरीकों से पर्यावरण का नुकसान करते हैं, जैसे कि बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन की परत पतली होना या कचरे की पैदावार। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एक बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। जब कीटनाशक या अन्य केमिकल्स मिट्टी या पानी में जाते हैं तो ये पौधों के अंदर समा जाते हैं। फिर जब हर्बीवोर्स उन पौधों को खाते हैं, ये केमिकल्स उनके शरीर में चले जाते हैं। उसके बाद कार्निवोर्स जब इन हर्बीवोर्स को खाते हैं तो केमिकल्स और आगे ट्रांसफर होते हैं। ये केमिकल्स पानी में नहीं घुलते, बल्कि फैट में घुल जाते हैं और शरीर के अंदर सेल्स का हिस्सा बन जाते हैं। इस वजह से ये आसानी से शरीर से नहीं निकल पाते। हर ट्रॉफिक लेवल पर इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। आखिर में जो जीव फूड चेन के सबसे ऊपर होते हैं, उनमें ये केमिकल सबसे ज्यादा जमा हो जाते हैं। मान लीजिए एक किसान गेहूं उगाता है और कीटनाशकों का इस्तेमाल करता है। हर गेहूं के दाने में ये कीटनाशक होते हैं। ये गेहूं अब जानवरों को खिलाने में काम लाए जाते हैं, जैसे कि मुर्गी को। तब ये कीटनाशक उसके शरीर में संचित होते जाते हैं। वो जितना गेहूं खाएगी, उतना ज्यादा कीटनाशक का परिमाण उसके शरीर में बढ़ता जाएगा। जब इंसान ऐसी मुर्गी को खाएगा तो उस मुर्गी के कीटनाशक इंसान में समा जाएंगे, और वो जितनी मुर्गियां खाएगा, कीटनाशक का परिमाण उसमें बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से वो बीमारियों का शिकार हो सकता है। आखिरी ट्रॉफिक लेवल में केमिकल्स का परिमाण सबसे ज्यादा कंसंट्रेट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। इसलिए हमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए। ओजोन लेयर हमें यूवी रेस से बचाती है। ओजोन बनती है जब ऑक्सीजन पर यूवी रेस गिरती हैं और उसे तोड़ देती हैं। फिर फ्री ऑक्सीजन एटम्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर ओजोन बनाते हैं। इस ओजोन लेयर को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसे केमिकल्स नष्ट कर देते हैं। ये केमिकल्स पहले रेफ्रिजरेटर्स और फायर एक्सटिंग्विशर्स में पाए जाते थे। अब उन पे काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं ताकि ओजोन लेयर और ख़राब ना हो। इंसान एक और तरीके से अपने पर्यावरण पर प्रभाव डालते हैं, कचरा पैदा करके। जी हाँ, कचरा। रोज़ाना बहुत सारा कचरा बनता रहता है, खासकर प्लास्टिक्स और पैकेजिंग मटेरियल। अगर ये ठीक से मैनेज ना हो तो एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है। फल और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना, पेपर, ये सभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का उदाहरण हैं। इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तोड़ सकते हैं। प्लास्टिक और मेटल जैसे वेस्ट काफ़ी लंबे समय तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्हें सड़ा नहीं पाते। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। ये कचरे की मात्रा को बढ़ा देते हैं और पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल पर ध्यान देना चाहिए। इस वीडियो में हमने जाना कि सारे लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, फूड चेन्स और फूड वेब्स क्या हैं, 10% लॉ क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, और इंसानों का पर्यावरण पर प्रभाव।